नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली के दौरे पर आएंगे। सीएम दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। सीएम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों नेताओं की पहली बैठक होगी। सल्ट विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा हो सकती है। सीएम शनिवार को वापस देहरादून लौट जाएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत, जहां पर वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात उत्तराखंड सदन में दोपहर 1:30 बजे उनके पहुंचने की बात कही जा रही है और उसके बाद ये मुलाकात होनी है। उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद चूंकि वो पहली बार मिल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से, ऐसे में सल्ट विधानसभा उपचुनाव पर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है और साथ ही साथ शनिवार को वापस वो देहरादून लौट जाएंगे। तो बेहद अहम होगा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात का उनका कार्यक्रम। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी है आज दिल्ली दौरे को लेकर? देखिए अमित, 1:30 बजे के आसपास सीएम दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का कार्यक्रम है। ये 10 मार्च को जब तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली थी, उसके बाद से ये उनका पहला दिल्ली का दौरा है और माना जा रहा है चूंकि इस दौरान 17 अप्रैल को सल्ट में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, तो महाकुंभ भी 1 अप्रैल से जो विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगा। क्या कुछ इसमें रहेगा, जो राज्य के जो हालात, सियासी हालात बदले हैं, उनमें क्या कुछ मार्गदर्शन केंद्र देगा, इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है। और खासकर अमित, मुख्यमंत्री का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब वो अपने एक बयान के लिए लगातार ट्रोल हो रहे हैं, पूरे देश के स्तर पर ट्रोल हो रहे हैं। इस बयान को लेकर पार्टी को भी थोड़ा असहज होना पड़ रहा है। तो क्या कुछ निर्देश केंद्र देता है, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। खासकर कुंभ में जो लगातार परिस्थितियां बदली है, पहले कुंभ में जहां कोविड रिपोर्ट अनिवार्य थी, अब कोविड रिपोर्ट की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। 1 अप्रैल से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु कुंभ में जुटेंगे और खासकर जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो इसको इन तमाम मुद्दों पर, खासकर सल्ट का जो विधानसभा उपचुनाव होना है, किस तरह से इसमें रणनीति होगी, मुख्यमंत्री को भी इसके बाद इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है सुनील। कल बीजेपी का एक पैनल सल्ट विधानसभा क्षेत्र भी गया था वहां पर फीडबैक लेने के लिए कि वहां की पब्लिक क्या चाहती है और जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनका मूड क्या है। क्या उस बारे में भी जानकारी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साझा कर सकते हैं कि किस तरीके का फीडबैक आया है वहां से? बिल्कुल अमित, क्योंकि आज दोपहर तक जो चुनाव संचालन समिति सल्ट में भेजी गई थी, कल दिन भर सल्ट में मीटिंगों का दौर जारी रहा, कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, उसका फीडबैक आज जो स्टेट की जो चुनाव संचालन समिति है बीजेपी की, उसको मिल जाएगा। इससे भी तीरथ सिंह रावत जेपी नड्डा को अवगत करा सकते हैं कि क्या कुछ सल्ट में है, कौन वहाँ पर प्रत्याशी होगा, क्योंकि बीजेपी ने ये घोषित किया है कि वो 20 मार्च को या 21 मार्च तक वो हर हाल में जो अपना कैंडिडेट है सल्ट का, उसको घोषित कर देगी। तो इस पर भी विचार विमर्श आज जेपी नड्डा से सीएम कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तीरथ कैबिनेट में कुल 5 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें बजट सत्र के बाद सत्रवसान हरिद्वार कुंभ के नियमों में शिथिलता भी दी जाएगी। हरिद्वार को 4 जोन में बांटा जाएगा और गोपन विभाग का नाम बदलकर अब मंत्रिपरिषद विभाग कर दिया गया है। फोर्टिस हेल्थ सेंटर का 1 साल के लिए एग्रीमेंट बढ़ा दिया गया है। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए डीपीआर भी तैयार की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में 5 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें पहला बिंदु था जो हमारा 2021 का जो पहला सत्र था, इसके 17वां का आज निर्णय लिया गया। दूसरे में हरिद्वार में जो हमारा कुंभ चल रहा है, इस कुंभ को दिव्य बने और भव्य बने। बाकी प्रदेशों में गोपन विभाग को मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता था और जब यहाँ के कुछ पत्राचार दूसरे प्रदेशों से किए जाते थे, तो वो गोपन से कभी कभी गोपन नाम होने से एक भ्रम की स्थिति पैदा होती थी कि आखिर गोपन है क्या। तो इसमें पैरिटी लाने के लिए गोपन विभाग का नाम बदलकर मंत्रिपरिषद करने का निर्णय आज लिया है। सीएम तीरथ सिंह रावत का महिलाओं पर फटी जीन्स के बयान के बाद हंगामा मच गया है, जिसके बाद उनकी पत्नी रश्मि त्यागी रावत उनके बचाव में उतर आई हैं। हफ्ता भर पहले उत्तराखंड की कमान संभालने वाले तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं की फटी जीन्स पर एक कार्यक्रम में बयान दिया, जिस पर देश भर में हंगामा मच गया। सिने स्टार अमिताभ बच्चन की पोती से लेकर गुलपनाग समेत हजारों महिलाओं ने न सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया दी, बल्कि रिप्ड जीन्स के साथ अपनी फोटोज भी सोशल मीडिया पर डाली। इन सब के बीच सीएम की पत्नी, जो खुद भी मिस मेरठ रह चुकी हैं, तीरथ रावत के बचाव में आगे आई।
रश्मि त्यागी ने कहा कि उनके पति आधुनिक सोच के व्यक्ति हैं। उनकी मानसिकता बिल्कुल भी महिलाओं के पहनावे को लेकर खराब नहीं है। वो सिर्फ भारतीय संस्कृति और वेशभूषा को बढ़ाने की सोच रखते हैं। कही है, जिस संदर्भ में उन्होंने बात कही है उस पूरे संदर्भ का वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में अभूतपूर्व है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और हमारे देश की महिलाओं के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए, हमारी पहचान को बचाए, हमारी वेशभूषा को बचाए। इस मामले में खासी फजीहत होने के बाद बीजेपी उत्तराखंड यूनिट ने भी सीएम का बचाव किया, लेकिन विपक्ष शांत बैठने को तैयार नहीं। पूर्व सीएम हरीश रावत सीएम पर लगातार हमला कर रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि सीएम तीरथ कोई संस्कृति के टीचर नहीं है। उन्हें चौके छक्के मारने के बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, आप कोई सांस्कृतिक टीचर थोड़ी हैं कि आप किसी को ये बताएंगे कि परंपराएं क्या हैं क्या नहीं है। समय के साथ परंपराओं में बहुत बदलाव आता है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड के विकास पर ध्यान देना चाहिए, वो यहाँ करना चाहिए। ये कहाँ चौके छक्के लगाने के चक्कर में पड़ गए। अभी कुछ दिन पहले सीएम प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भगवान राम से करने को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए थे। अब जीन्स को लेकर विवादों में हैं। बहरहाल इस विवाद के बाद सीएम ने चुप्पी साध रखी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सीमांत क्षेत्रों में संचार को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने तारांकित प्रश्न पूछा है कि मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सरकार क्या कर रही है। इस पर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का जवाब आया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में चरणबद्ध तरीके से सरकार मोबाइल कनेक्टिविटी कर रही है। सरकार ने कहा है कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के तहत 354 सीमावर्ती क्षेत्र गांव स्कीम में उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 28 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ ही सरकार देश के पहाड़ी भागों में लगातार कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। नैनीताल के अयार पाटा इलाके में एक मकान में आग लग गई। मकान खाली होने के चलते कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय का पुराना मकान था और इस स्थान पर नशेड़ियों का अड्डा बन गया था। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि स्थानीय सांसद नशेड़ियों पर आग लगाने का आरोप लगा रहे हैं। क्षेत्र में जो है एक पुराना भवन है कुमाऊं विश्वविद्यालय का, उस पर आग लगी है। हम लोग यहाँ पर मौके में पहुंचे तो उसके बाद हमने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। दोनों टीमें जो है मौके में पहुंची है और प्रयत्न कर रही है इसको बुझाने की। अजल पे ये जो बिल्डिंग है कुमाऊं विश्वविद्यालय की बहुत पुराना भवन है ब्रिटिश काल का, जो जीर्णोद्धार में था। कोई यहाँ रहता भी नहीं है, मगर यहाँ नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ था, उनके द्वारा ये आग लगा गई है। खटीमा टनकपुर रोड पर सरेआम एक लड़की से मोबाइल लूटने की कोशिश की गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सड़क से गुजर रही लड़की के हाथ से एक युवक मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त की है जब लड़की कोचिंग के लिए जा रही थी, तभी उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की जा रही है। अरे यार ये रिवर्स में क्यों चल रही बार बार है? हल्द्वानी पुलिस ने 3 ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है जो बैंक फ्रॉड कर लोगों को चूना लगाया करते थे। पुलिस ने तीनों को दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि तीनों ने मिलकर ओटीपी के जरिए कालाढूंगी के एक दुकानदार के खाते से तकरीबन 3 लाख रुपए निकाल लिए थे। हल्द्वानी में बाल सुधार गृह से 7 बच्चों की भागने की खबर है। कई तरह के अपराधों में बंद ये बच्चे बाल सुधार गृह की तीसरी मंजिल से भाग गए। बच्चों ने भागने के लिए खिड़की के ग्रिल को तोड़ दिया। बच्चों को पुलिस ने बाद में बरामद कर लिया। टेरी के नकोट में 12 मार्च को कांडी खाल पुलिस चौकी के कर्मचारी द्वारा एक ग्रामीण की बेरहमी से पिटाई की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसके बाद एसएसपी द्वारा एक्शन लेते हुए संबंधित पुलिस कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। एसएसपी का कहना है कि ग्रामीणों की पिटाई की खबर सोशल मीडिया पर गलत है और एक नेपाली युवक पर चोरी का आरोप लगाने पर उसकी पिटाई का मामला सामने आया है, जिस पर संबंधित पुलिस कर्मचारी पर कार्रवाई की गई है। पुलिस कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों की पिटाई की एक खबर सोशल मीडिया पे जारी की जा रही, जो कि भ्रामक है।
मात्र एक नेपाली युवक की पिटाई का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिस पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कर ली गई है और प्रारंभिक जांच भी इसमें शुरू कर ली गई है। और जो ग्रामीण शिकायत लेके आए थे उन सभी के द्वारा पुलिस के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर संतोष प्रकट किया गया है। रामनगर में घनी आबादी में स्लॉटर हाउस निर्माण पर हाईकोर्ट ने सरकार, नगरपालिका रामनगर और डीएम नैनीताल को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 31 मार्च से पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और पूछा है कि किन मानकों के चलते इसका निर्माण किया जा रहा है। श्रीनगर गढ़वाल स्थित गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल राजकीय बेस अस्पताल अब कोरोना मरीजों से मुक्त हो चुका है। अस्पताल में हुई जांच में 800 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 740 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। वहीं अस्पताल की इमरजेंसी सहित कोविड वार्ड और आईसीयू में इलाज के दौरान कुल 64 कोरोना मरीजों की मौत हुई। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में एक बड़ा ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर टूटने से सेला से बालिंग तक की रोड पूरी तरीके से बंद हो गई है। यही नहीं, मारछा गांव को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल भी जमींदोज हो गया है। इस महीने के अंत तक ऊपरी इलाकों को ग्रामीण माइग्रेट होते हैं, लेकिन ग्लेशियर टूटने से उन्हें अपने गाँव पहुँचने में अब खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके कुछ जुनूनी युवक ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्लेशियर की बर्फ को हटाकर मोटरसाइकिल को दुगतू तक पहुंचा दिया। आप भी देखिए कैसे युवक रस्सियों के सहारे बाइक निकाल रहे हैं। उत्तराखंड में नई सरकार आते ही चारधाम के पंडा पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। गंगोत्री के पंडा पुरोहित नए मुख्यमंत्री से देवस्थानम बोर्ड को लेकर कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं। वहीं चारधाम तीर्थ पुरोहितों और विराट हिंदुस्तान संगम की एक बैठक भी हुई, जिसमें देवस्थानम बोर्ड को जल्द ही भंग करने की मांग राज्य सरकार से की। देवस्थान जैसे काला जो कानून लागू सरकार कर रही थी, आज सरकार की समझ में भी बात आ रही है। मुख्यमंत्री ने भी कहा और साथ ही स्वामी जी ने हमारा सुप्रीम कोर्ट तक साथ दिया और अभी भी हमारे साथ खड़े हैं सारे गुप्ता जी भी, तो मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। श्रीनगर गढ़वाल स्थित राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय में खत्म कर दिए गए हैं 238 कर्मचारियों के पदों को एक बार फिर से बहाल करने की तैयारी शुरू हो गई है। कैडर रिव्यू पर यूजीसी की हरी झंडी मिलते ही वर्षों से कार्य कर रहे उन दैनिक और संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जा सकेगा, जिन्होंने पदों के खत्म होने के बाद इसकी उम्मीद छोड़ दी थी। हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से, कुलपति महोदय से, जो पद समाप्त किए गए हैं उनको पुनर्जीवित कर 200 जो दैनिक वेतन कर्मचारी हैं उन लोगों को उन पे समायोजित किया जाए। उसको एक बराबर कैडर रिव्यू कमेटी बना करके उसको अपना असेसमेंट करके जस्टिफिकेशन दे के सक्षम ऑर्गेनाइजेशन को, हमारा सक्षम ऑर्गेनाइजेशन यूजीसी है, हम उसको भेजेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ये कैडर को जो है अप्रूव कर दिया जाए। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बिशन सिंह चुफाल पहली बार कुमाऊं के दौरे पर पहुंचे। हल्द्वानी पहुंचे चुफाल का कुमाऊं बीजेपी ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान पेयजल मंत्री बने चुफाल ने कहा कि मानसून की कम बारिश की वजह से प्रदेश में पानी का संकट बना हुआ है, जिसके समाधान के लिए रास्ते भी निकाले जा रहे हैं। पेयजल को संकट को देखते हुए हर क्षेत्र में जहाँ गाड़ी जाती है वहाँ तक हम टैंकरों से पानी पहुँचाएंगे। जहाँ पर टैंकर नहीं जा सकते हैं वहाँ हम खच्चरों के माध्यम से या हेड लोड के माध्यम से वहाँ पर तो लोगों को पानी पहुँचाने का काम करेंगे, पेयजल पानी। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद हरिद्वार पहुंचे मदन कौशिक ने अपने विधानसभा में रोड शो किया। हरिद्वार के खड़खड़ी से शुरू हुए रोड शो का जगह जगह उनके समर्थकों ने स्वागत भी किया। इस दौरान जमकर ढोल नगाड़े भी बजाए गए और आतिशबाजी भी हुई। हरिद्वार के तुलसी चौक पर निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी महाराज ने भी फूल मालाओं से मदन कौशिक का स्वागत किया। और अब खबर कोटद्वार से, जहां पर लैंसडाउन घूमने वाले पर्यटक जल्द ही लैंसडाउन में वाटरफॉल का लुत्फ उठा पाएंगे। करीब 50 मीटर ऊंचे वाटरफॉल को बनाने के लिए सिंचाई और वन विभाग मिलकर काम कर रहा है। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का कहना है कि लैंसडाउन घूमने आने वाले पर्यटकों को देखते हुए सखमुंडा में झील बनाई जाएगी और साथ ही चिन्बो में वाटरफॉल भी बनाने की तैयारी की जा रही है।
निश्चित रूप से सरकार ने भी और हमारी तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि लैंड जोन के इर्द गिर्द और भी जगह जो है डेवलप किया जाए। इसी के तहत हमने एक सकमुंडा में झील और एक चिन्मो वाटरफॉल की हमने वहाँ पर प्रयास किया है और बहुत जल्दी आपको चिन्मो में वाटरफॉल आपको मिलेगा। अल्मोड़ा के नंदा देवी में महिला होली का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बैठकी और खड़ी होली का गायन किया। महिलाएं होली के रंग में रंगी हुई नजर आई। अगले 2 सप्ताह तक जिले भर में महिला और पुरुष होली की धूम खेलते हुए नजर आएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष उत्साह में कमी भी देखने को मिल रही है। मां नंदा देवी के ऐतिहासिक प्रांगण में आज महिला सर्वदलीय की संस्था के द्वारा एक खड़ी होली यहाँ पर की जा रही है। वैसे तो होली बसंत ऋतु से यहाँ पर शुरू हो जाती है। बैठकीय होली होती है, पौष माह की पहले इतवार से बैठकीय होली शुरू हो जाती है और बसंत ऋतु से घर घर में होलियों की धूम मच जाती है। तो आज महिला सर्वदलीय संस्था के द्वारा मां नंदा देवी के ऐतिहासिक प्रांगण में एक खड़ी होली हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अपने एक्वेरियम के लिए महंगी विदेशी मछलियां खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप उत्तराखंड में हिमालय से निकलने वाली नदियों में मिलने वाली मछलियां भी अपने घर ला सकते हैं। भीमताल के डायरेक्टोरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज यानी कि DCFR के तालाबों में मचल रही ये रंग बिरंगी मछलियां कोई विदेशी नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड की नदियों में मिलने वाली वो मछलियां हैं जिनसे अब आप अपने एक्वेरियम की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के नदियों, तालाबों और गदेरों से ऐसी 30 मछलियों को खोज निकाला है जो एक्वेरियम के लिए फिट हैं। ऑर्नामेंटल फिश को चिन्हित किया गया है। उसमें से हमने उत्तराखंड में अभी तक जो स्टडी हुई है उसमें लगभग 30 से 35 प्रजाति हम लोगों ने पाई है। फ्यूचर में तो हमारा मेन मकसद है कि जो विदेशी मछलियों के साथ साथ जो रंगीन मछली है, देसी मछली को प्रमोट करने के लिए उसका ब्रीडिंग है, सीड प्रोडक्शन है, रियरिंग है करें, ताकि हम लोकल जो रिसोर्सेज है, जेनेटिक रिसोर्सेज है, उसको हम जो है किसानों तक पहुंचाए। खास बात यह है कि DCFR मछली पालन से जुड़े पुराने और नए किसानों को भी इन रंग बिरंगी मछलियों के संसार से जोड़ रहे हैं, ताकि किसानों की इनकम दोगुनी की जा सके। तो ये एक बहुत अच्छा एक लाइवलीहुड का एक सोर्स बनने जा रहा है। पिछले 2-1 सालों में यहाँ उत्तराखंड को देखेंगे और अभी भी कोविड के दौरान भी जो अप्रवासी भाई लोग यहाँ आए हुए थे, उन्होंने फिशरी के सेक्टर में काफ़ी कुछ अपनी रुचि दिखाई है। कोशिश तो यही करके आई हूँ कि जो यहाँ हमें प्रशिक्षण दिया जाएगा वो आगे हमारे लिए लाभदायक हो। इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो प्रशिक्षण मैं यहाँ सीखे जा रही हूँ वो हमारे सभी ग्राम पंचायतों में, हमारे क्षेत्र में, जो ब्यास घाटी के क्षेत्र में, सभी को मैं उसकी जानकारी दे सकूँ। घरों के एक्वेरियम की सुंदरता बढ़ाने वाली इन मछलियों का ज्यादातर कारोबार या तो विदेश से होता है या फिर पूर्वोत्तर के राज्यों से, लेकिन अब सरकार की कोशिश प्रदेश में ही इन मछलियों का बड़ा मार्केट तैयार करने की है। न्यूज़ 18 के लिए भीमताल से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।